नमस्कार साथियों, सर्व क्लासेज में मैं ओपी श्रॉफ भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अपन ने जो टॉपिक शुरू कर रखा है मुख्य रूप से संपूर्ण कक्षा 12 का जो सिलेबस है जियोग्राफी का एनसीईआरटी अकॉर्डिंग अपन ने चालू कर रखा है। उसी के तहत आज अपन देखेंगे चैप्टर 5। बुक कौन सी है? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 5, उसका पार्ट 4 अपन देखने वाले हैं। और टॉपिक अपना है खनिज व ऊर्जा संसाधन। खनिज व ऊर्जा संसाधन है, इसकी अपन ने चर्चा शुरू कर रखी है। तो आज इसका चौथा पार्ट अपन देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, हर राह पर चलना पड़ता है, हर आंसू को पहुंचकर, हर आंसू को पहुंचकर खुद को ही संभलना पड़ता है। आसान नहीं होती उड़ान कभी, आसान नहीं होती उड़ान कभी, हौसलों को बुलंद करना पड़ता है, सपनों की खातिर अक्षर, सपनों की खातिर अक्षर, सब कुछ दांव पर रखना पड़ता है, सब कुछ दांव पर रखना पड़ता है, तब जाकर के राही को मंजिल मिलती है। इसीलिए हमें भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है और कोशिश भरपूर करनी है। कि कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यदि जी जान लगाकर मेहनत से यदि अपन किसी कार्य को करते हैं तो उसमें अवश्य हमें सफलता प्राप्त होती है। तो पार्ट 4 इसका अपन देखते हैं क्या है मुख्य रूप से इसका पार्ट 4, कौन कौन से प्रश्न इसमें आएंगे, देखिए चलते हैं। इसमें दे रखा है कि भारत में, अगला प्रश्न की प्राकृतिक गैस क्षेत्र पूछ लिए। भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र, तो ये तय कर लीजिए कि जब प्राकृतिक गैस कहां मिलेगी, जो जहां पे खनिज तेल मिलेगा। मुंबई हाई वाला क्षेत्र, खंबात की खाड़ी के आसपास में अपतटीय क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, राजस्थान का जैसलमेर का क्षेत्र, इन भागों में जहां जहां तेल निकला है उसके साथ ही गैस पाई जाती है। ठीक है, तो जहां जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ है वहां पे तो मुख्य क्षेत्र मुंबई हाई और उसका पड़ोसी क्षेत्र राजस्थान का गुजरात, अपना जैसलमेर जो है, यहां पर भी गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं। उससे संबद्ध क्षेत्र, इसके अलावा अपन प्रायद्वीपीय भारत में जाते हैं तो पश्चिमी व पूर्वी तटे पर कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो बेसिन है वहां पर भी मुख्य रूप से गैस के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है यहां उत्खनन प्रारंभ अभी तक नहीं किया गया है, बल्कि अपन मुंबई हाई के आसपास वाला क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो यहां का उत्खनन प्रारंभ है। ठीक है ना, और इस भाग से गैस अभी तक उत्खनन प्रारंभ नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। बात आती है अपरंपरागत की, तो ये अपने दो चीज देखी है, एक तो अपरंपरागत और एक अपन ने देखा था परंपरागत। तो परंपरागत की चर्चा पहले अपन ने कर ली। इसमें हमने क्या पाया, जिन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग अपन शुरू से करते चले आ रहे हैं, ये था कोयले की चर्चा अपन ने की, पेट्रोलियम की चर्चा अपन ने की, गैस की चर्चा अपन ने की, है ना, जल विद्युत की चर्चा अपन ने की। तो इनका उपयोग अपन शुरू से करते चले आ रहे हैं, इस कारण से ये परंपरागत ऊर्जा की सोर्सेज है। लेकिन हाल ही में हमने अपरंपरागत ऊर्जा के संसाधनों को खोजा है और यह जरूरी हो गया है सतत विकास के लिए। सतत विकास के लिए यह अपरंपरागत संसाधनों की खोज अति आवश्यक हो गई है। क्यों? क्योंकि जो परंपरागत है उनका भंडार सीमित है, कोयला निश्चित मात्रा में, प्राकृतिक गैस निश्चित मात्रा में, पेट्रोलियम निश्चित मात्रा में। तो जितना अधिक इनका दोहन करेंगे तो एक दिन इनकी मात्रा जो है वो नष्ट हो जाएगी। अब उस नष्ट होती मात्रा को कैसे बचाएं, तो हमें क्या चाहिए, सतत पोषण। और सतत पोषण का मतलब क्या होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो करें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि भावी पीढ़ियों के लिए उस संसाधन की कमी महसूस नहीं हो, प्राकृतिक अनबैलेंस नहीं हो, नेचुरल या इकोलॉजिकल अनबैलेंस नहीं हो, ताकि हम अपना विकास भी करें और भावी पीढ़ी का भी ख्याल रखें। इस तरह के विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। तो अपरंपरागत की आवश्यकता पड़ी। अब अपरंपरागत कौन से हो गए, तो मुख्य रूप से ऊर्जा के वे स्रोत जो आधुनिक समय में इजाद किए गए हैं अपरंपरागत है, और जिनको असमाप्य भी कहा जाता है। समाप्य जिनके निश्चित भंडार है, जो परंपरागत है उनके भंडार निश्चित है, वो तो समाप्य है। अपरंपरागत जिनके भंडार अनिश्चित है वो असमाप्य है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा क्या समाप्त हो जाएगी? क्या सूर्य ठंडा थोड़ी ना हो जाएगा, हवाएं चलना बंद थोड़ी ना हो जाएगी, नदियों का बहना बंद थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो असमाप्य है।
इन्हें परंपरागत स्रोत कहा जाता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास आदि ऊर्जा के अपरंपरागत सोर्सेज है। लिख देंगे आराम से, बिल्कुल क्यों नहीं लिख देंगे। चलो मानचित्र आ गया। अगला देखो, अगला प्रश्न आता है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, है ना। आणविक खनिज से प्राप्त ऊर्जा, आणविक खनिज। अब आणविक खनिज में मुख्य रूप से कौन से है, तो यूरेनियम और थोरियम अपने ज्यादा काम आता है ना। यूरेनियम व थोरियम से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है, इनसे प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत रखी जाती है मुख्य रूप से। और आणविक ऊर्जा में यूरेनियम जो ऊर्जा के रूप में, जिसे कच्चे माल के रूप में जिसको काम लेते हैं, इससे बहुत अधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा, है ना। बताते हैं कि 1 लाख क्विंटल कोयले और 1 किलो यूरेनियम की ऊर्जा बराबर होती है, ऐसा बताया जाता है। आणविक खनिजों यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ सेलों में पाए जाते हैं। अब यूरेनियम कहां मिलता है, किन सेलों में, धारवाड़ क्रम की सेलों में मुख्य रूप से ये मिलता है। प्रश्न यहां से एक अन्य हो गया ना कि यूरेनियम के निक्षेप किन सेलों में पाया जाता है, तो धारवाड़ की सेलों में, धारवाड़ सेलों में, क्रम की सेलों में मुख्य रूप से मिलता है। धारवाड़ क्या है, टर्सरी क्या है, गोंडवाना क्या है, सेलों की चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। भारत में यूरेनियम के निक्षेप कहां कहां है। अब भारत में पूछ लिया कहां का निक्षेप है, तो अपन देखेंगे कि भारत में यूरेनियम के निक्षेप सिंहभूमि तांबा तटपट्टी, सिंहभूमि झारखंड, है ना, के साथ राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों में भी इसके निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है ना, उदयपुर, झुंझुनू और अलवर में भी इसके निक्षेप है। ठीक है, अब देखो भारत के अंदर मुख्य रूप से यूरेनियम के निक्षेप कहां कहां है, तो अपन देख रहे हैं झारखंड की चर्चा अपन ने की, तो ये रहा अपना झारखंड, यहां का सिंहभूमि क्षेत्र, झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र मुख्य रूप से, तो यहां पर क्या मिला है, यूरेनियम। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है यह, सिंहभूमि। स्टेट कौन सा है, झारखंड। मानचित्र में इसका पता होना चाहिए कि झारखंड को दर्शाइए, दर्शा दोगे आराम से, सिंहभूमि को दर्शाइए, आसानी से दर्शा सकते हो। फिर राजस्थान की ओर आए अपन, राजस्थान में कहां का बताया गया है, ये अपना राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर झुंझुनू, कहां का बताया गया है, झुंझुनू। अलवर, उदयपुर। अब ये से प्रमुख जिले जहां पे यूरेनियम के निक्षेप पाए गए हैं। ठीक है ना, कहां पे, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो समझ गए, ये मानचित्र क्या बता रहा है, भारत में यूरेनियम के निक्षेप, किसके निक्षेप, यूरेनियम। निक्षेप किन किन राज्यों में है, तो राजस्थान और झारखंड में विशेष रूप से देखा। जब थोरियम की बात आती है तो थोरियम केरल की मोनोजाइट रेत में मुख्य रूप से प्राप्त होता है, तो ये अपना केरल, और इसी केरल के अंदर मुख्य रूप से इसमें यहाँ की तटीवर्ती जो क्षेत्र है उसकी मोनोजाइट रेत में थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं, तो इस भाग में थोरियम मिलता है। कौन सा स्टेट है ये, केरल, याद रख लीजिएगा केरल, इसकी अवस्थिति भी याद रख लीजिएगा कहां पे है मानचित्र में, तो पता हो जाना चाहिए कि मानचित्र में केरल कहां है, थोरियम कहां मिलता है। ठीक है ना, देख लेते हैं आगे, प्रश्न भी आ जाएगा ये। फिर आगे देखो, अगला प्रश्न आ ही गया कि भारत में थोरियम के निक्षेप कहां कहां मिलते हैं, तो थोरियम के निक्षेप अपनों ने कहां कहां देखे, थोरियम के निक्षेप कहां कहां पाए जाते हैं, तो थोरियम के निक्षेप केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन, है ना, समुद्री बीच, तट, समुद्र का किनारा, समुद्री बीच के पास बालू रेत में मोनोजाइट व एल्यूमिनाइट से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ 2 खनिज मिलते हैं, मोनोजाइट और एल्यूमिनाइट, 2 अयस्क मिलते हैं, वहां से उनसे क्या प्राप्त किया जाता है, थोरियम प्राप्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में मोनोजाइट के निक्षेप कहां कहां पे है,
तो भारत में मोनोजाइट निक्षेप केरल की पालाकाड व कोलाम जिलों के अंदर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के महानदी डेल्टा में पाए जाते हैं। किसके पूछे हैं? भारत में मोनोजाइट के निक्षेप जिससे थोरियम प्राप्त होता है। तो यहां केरल तो हो ही गया अपना, केरल का पालाकाड और कोल्लम जिला हो गया, और आंध्र प्रदेश का हो गया अपना विशाखापट्टनम। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक चलते हैं, आंध्र प्रदेश को और दिखा दें क्या? चलो आंध्र प्रदेश को और दिखा दें अपन। यह रहा आंध्र प्रदेश और यहाँ का विशाखापट्टनम। यहाँ पे मुख्य रूप से पतन है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम याद रख लेना। केरल में विशाखापट्टनम, सॉरी आंध्र प्रदेश में, और ये अपना स्टेट आ गया आंध्रा। कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रख लेना। तो केरल में और आंध्र प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से किसके निक्षेप पाए जाते हैं? थोरियम में। और एक और ओडिशा का महानदी डेल्टा, तो ओडिशा जो है उसको अपन दिखा दें, उसका महानदी डेल्टा, ये अपना ओडिशा है। ये ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा के अंदर यहां महानदी का मुख्य रूप से डेल्टा है। अरे यहां पे महानदी का डेल्टा है, ठीक है ना। तो इस डेल्टा के अंदर मुख्य रूप से, इसको मैं इधर इंडिकेट कर रहा हूं, महानदी डेल्टा ओडिशा। ठीक है, तो यहां क्या मिला है? थोरियम। अब इसमें देखो थोड़ा सा इंडिकेशन कर दें अपन कि, ताकि आपको याद भी रहे, संकेत बना देता हूं कि जो ये स्टार है जिसके मैंने रोल कर दिया है वो तो है थोरियम के निक्षेप। ठीक है, और स्टार यदि सीधा रखा है उसका में है यूरेनियम के निक्षेप। ठीक है, तो मैंने जिस जिसको राउंड किया, जैसे थोरियम का निक्षेप केरल में, इसको राउंड कर दिया, विशाखापट्टनम को राउंड कर दिया, इसको राउंड कर दिया। तो ये क्या है? यहाँ पे किसके निक्षेप है? याद रख लेना, थोरियम के निक्षेप है। बाकी यहाँ पे क्या है? यूरेनियम के निक्षेप। ठीक है ना, याद रख लिएगा। सिंपल सा मानचित्र है और बेसिक सा है, याद भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। इतना प्रयास अपन ने किया है तो जरूर याद होगा आपको ना। चलो आगे। आगे देखो, अगला आता है प्रश्न कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में 1948 में, देश की आजादी के बाद। 1947 में देश आजाद होता है, तो अगले ही साल 1948 में भारत में परमाणु आयोग की स्थापना। 1954 के अंदर अगले 6 वर्ष में ट्राम्बे में, महाराष्ट्र में ट्राम्बे में ऊर्जा संस्थान की, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कर दी जाती है। 1967 में इसका नाम बदल करके एक वैज्ञानिक अपने हुए हैं भाभा, तो उनके नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया जाता है। तो ये बेसिक सी जानकारी है, आप याद रख लेना। ठीक है ना। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख नाभिकीय परियोजनाएं कहां कहां पर है? तो भारत में 6 नाभिकीय परियोजनाएं अभी इस समय है। तो 6 नाभिकीय परियोजनाएं कहां कहां पे संचालित है? तो भारत में नाभिकीय परियोजनाएं, ठीक है, तो देखिए कहां कहां पे है। पहले तो मैं अलग अलग, ये तो आ गया अपना उत्तर प्रदेश, ये आ गया अपना राजस्थान, ये आ गया अपना महाराष्ट्र, ये आ गया अपना ओए ओए चलो, ये आ गया अपना तमिलनाडु, और ये आ गया अपना कर्नाटका। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, और एक आ गया गुजरात। ये आप अपना इस कलर से दिखा देंगे, ग्रीन से। चलो इससे
ये आ गया अपना गुजरात। ये 6 से राज्य भारत के जहां पे मुख्य रूप से परमाणु परियोजनाएं, नाभिकीय परियोजनाएं संचालित है। जैसे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर रावत भाटा के अंदर भारी पानी का उपयोग किया जाता है। यहां पे ये राजस्थान के अंदर, यहां पे रावत भाटा एक जगह है, रावत भाटा। कौन सी? रावत भाटा, कोटा के पास, कोटा के पास है, ठीक है ना। यहां मुख्य रूप से भारी पानी का उपयोग D2O, यानी किसका उपयोग होता है? D2O, भारी पानी का मुख्य रूप से उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। फिर आ गई अपनी गुजरात के अंदर है। तो गुजरात के अंदर मुख्य रूप से अपनी परियोजना जो चल रही है काकरापाड़। गुजरात में कौन सी चल रही है? यहां गुजरात के अंदर काकरापाड़, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी संचालित है? नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। और महाराष्ट्र में सबसे पहली तारापुर, तारापुर ये महाराष्ट्र में। और कर्नाटका, और ये बच गई तो केगा कर्नाटक में, और कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन सी हो गई अपनी? केगा। तो केगा कर्नाटक में, और तमिलनाडु में कलपक्कम। तमिलनाडु। तो ये 6 प्रमुख परियोजनाएं भारत में संचालित है, याद रखिएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश यूपी, राजस्थान रावत भाटा, काकरापाड़ गुजरात जीजे, तारापुर महाराष्ट्र MH, कर्नाटक केगा, ठीक है, और तमिलनाडु कलपक्कम। याद रखिएगा ये प्रमुख छपरे, यहां से प्रश्न पूछते हैं कई बार। तो राजस्थान के समय में प्रश्न पूछा है यहां भारी पानी का उपयोग होता है। तो भारी पानी का उपयोग कहां होता है मुख्य रूप से? जिसका रासायनिक सूत्र है D2O, ठीक है। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से कहां होता है? रावत भाटा के अंदर, जो चित्तौड़गढ़ में मूल रूप से कोटा के नजदीक है, इसलिए रावत भाटा कोटा कोटा बोलते हैं। तो ये क्योंकि है चित्तौड़गढ़ में और कोटा के नजदीक है, ठीक है ना। बस तो ये हो गई अपने प्रमुख 6 परियोजनाएं। कौन सी? कहां की? भारत की परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहां संचालित है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि किन 2 विधियों से सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो एक तो है फोटोवोल्टाइक विधि, एक सौर तापीय विधि। 2 विधियां मुख्य रूप से सौर ऊर्जा में काम में ली जाती है, फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय विधि, ठीक है। अगला है भारत में किस भाग में सौर ऊर्जा के विपुल भंडार होने की संभावना है? तो सौर ऊर्जा जहां सूर्य की रेडिएशन अच्छी प्राप्त होती है वो के अंदर तो भारत का पश्चिमी भाग गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में इसकी अपार संभावनाएं है। तो भारत में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं कहां कहां पे है? तो सौर ऊर्जा के लिए विपुल संभावना भारत में कहां कहां पे है? तो एक तो हो गया अपना गुजरात, ठीक है ना, ये तो हो गया अपना गुजरात, और ये हो गया अपना राजस्थान। तो राजस्थान और गुजरात के अंदर मुख्य रूप से किस भाग में? पश्चिमी भाग के अंदर, ठीक है ना। ये वाला जो क्षेत्र है इस भाग में, पश्चिमी भाग में, दोनों स्टेट में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं है, क्योंकि यहाँ की पाई जाने वाली बलुई मिट्टी जो होती है खुद गर्म होकर के खुद ऊष्मा छोड़ती है। इस भाग में सौर विकिरण अच्छा प्राप्त होता है। दूसरा, कर्क रेखा जब 21 जून को उत्तर की ओर कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को जब सूर्य चमकता है तो ग्रीष्म ऋतु में यह भाग काफी अधिक गर्म हो जाता है और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 48-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस कारण से इस भाग में सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की रेडिएशन है वो सीधी पड़ती है जून के समय, ठीक है ना। तो यदि भी आप याद रख लिएगा, यहां से समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर अगला है
कि सौर ऊर्जा अधिक प्रभावी है। कैसे? क्योंकि यह सौर ऊर्जा कोयले और पेट्रोलियम से 7% और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। सौर ऊर्जा से एक तो प्रदूषण नहीं होता, पहली बात। दूसरा क्या है कि इसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती, न कोयला चाहिए, न पेट्रोलियम में खनिज तेल चाहिए ना, न कोई प्राकृतिक गैस चाहिए, न इसमें कच्चे माल की आवश्यकता, इसीलिए काफी अधिक लाभदायक है। ठीक है, फिर है अगला बिंदु है अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा के लिए किन किन राज्यों में अनुकूल दशाएं हैं? तो पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल दशा के लिए कौन कौन से स्टेट मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है? तो भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां हैं। जो पश्चिमी सीमा पर, भारत की पश्चिमी सीमा पर जितने भी स्टेट है उनमें पवन ऊर्जा की विपुल संभावनाएं है। अब देखो पवन ऊर्जा के लिए, तो पवन ऊर्जा के लिए कौन कौन से स्टेट मुख्य रूप से अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो देखिए कौन कौन से है। ये तो हो गया पवन सौर ऊर्जा, और अब लेते हैं पवन ऊर्जा। चलो अलग मानचित्र भी ले लें यार, अपने पास मानचित्र तो होएगा ही नहीं। ये रहा, चलो भाई चलो, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। चलो भाई, अब पवन ऊर्जा की संभावना भारत में कहां कहां है? तो भारत में पवन ऊर्जा, तो भारत के पश्चिमी जितने भी स्टेट है वहां पवन ऊर्जा की अपूर्व विपुल संभावनाएं हैं। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है। ये से 4 स्टेट मुख्य है जहां पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इन राज्यों को। इसके जो पश्चिम भाग है, पश्चिमी किनारा मुख्य रूप से इनका जो है, इस भाग में पवन ऊर्जा, क्योंकि ये पश्चिमी घाट काफी ऊंचा है, ठीक है ना, और इस साइड में अरब सागर है। अरब सागर से हवाएं आती है, वो सपाट आती है, बिना किसी रोक टोक के हवा आती है, ठीक है। और यहां लगी पवन चक्कियों को, पंखुड़ियों को है वो आसानी से घुमा देती है। तो बेरोक टोक हवा, क्योंकि पवन ऊर्जा के लिए आवश्यक है कि किसी भी क्षेत्र विशेष से जब हवाएं आती है वो बेरोक टोक आनी चाहिए, ताकि उसका प्रवाह जितना तेज होगा उतनी अधिक पवन चक्कियां चलेगी और उससे ऊर्जा की प्राप्ति उतनी ही अच्छी होगी, इस कारण से, ठीक है ना। तो ये स्टेट हो गए 4, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये तो हो गया अपना राजस्थान, लिखे भी दूं ताकि याद भी रहे। ये हो गया अपना गुजरात, ये हो गया अपना महाराष्ट्र, अवस्थी याद रहे, और ये हो गया कर्नाटक, जहां केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। ये 4 स्टेट है प्रमुख रूप से जहां पे किसकी संभावना है साथियों? पवन ऊर्जा की, ठीक है ना। आगे देखो, अगला है ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो महासागरीय धाराओं और लहरों के द्वारा विद्युत टरबाइन चला करके ऊर्जा प्राप्त करना ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। अब ज्वार भाटा विस्तार से टॉपिक डाला हुआ अपना, ज्वार भाटा मुख्य रूप से। तो जिन भागों में ज्वारीय तरंगे आती है उस भाग में मुख्य रूप से टरबाइन चला करके अपन ज्वारीय ऊर्जा जो है वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्या हो गया? ठीक है ना। तो ब्रेक क्यों जा रहा है? अब अगला देखो,
तो ज्वारीय ऊर्जा की बात की अपन ने, भारत में ज्वारीय ऊर्जा कहाँ कहाँ अधिक संभावना है, तो भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ और खंबात की खाड़ी में, क्योंकि खंबात की खाड़ी में आपको पता है भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय तरंग यही आती है, पश्चिमी गुजरात के कच्छ और खंबात की खाड़ी के अंदर, ठीक है ना। तो इस भाग में ज्वारीय ऊर्जा की विपुल संभावना है। फिर है भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के मैग्मा और गिज्जर कूपों से प्राप्त गर्म पानी से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। अब पृथ्वी जो है उसके अंदर मैग्मा का भंडार होता है, कभी कभार मैग्मा के ऊपर की जो चट्टानें उनमें पाए जाने वाला जल जो है उस मैग्मा के ताप से गर्म हो जाता है, और गर्म पानी ऊपर की ओर प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर उठता है, तो उस गर्म जल के जो चश्मे बन जाते हैं, जगह जगह गर्म पानी के स्रोत बन जाते हैं। इतना गर्म पानी होता है कि आसानी से उसमें आप चने उबाल सकते हैं, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है वो। फिर उस गर्म पानी की जो भाप बनती है, उस भाप को टरबाइन को चलाने के लिए काम में ले लिया जाता है और उससे से विद्युत की आपूर्ति कर ली जाती है। तो कई तरीके हैं इसके, है ना। तो भारत में इसकी भी भूतापीय ऊर्जा की भी विपुल संभावनाएं है। अब देखो भूतापीय ऊर्जा और दो ऊर्जा, एक तो होगी अपनी ज्वारीय ऊर्जा। पूछ ले मानचित्र में ज्वारीय ऊर्जा की कहां संभावना है, तो ज्वारीय ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से यह क्षेत्र है गुजरात का कच्छ और खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र, ठीक है, यह वाला भाग, यह कच्छ की खाड़ी और यह खंबात की खाड़ी। यहां ज्वारीय ऊर्जा की विपुल संभावनाएं है, क्योंकि यहां सबसे अधिक ज्वारीय तरंगें भारत में आती है, ठीक है। एक आया भूतापीय ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा के कई जगह पे संयंत्र लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने दो संयंत्र है, तो अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर, है ना, भूतापीय ऊर्जा। तो यहां भूतापीय ऊर्जा, इसके दो संयंत्र दो जगह मुख्य रूप से है, एक तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकर्ण है, यहां पे ये हिमाचल अपना, और हिमाचल के अंदर मणिकर्ण क्षेत्र, ठीक है, यहां पे, ठीक है। और एक अपने JNK के अंदर, जम्मू के अंदर, ठीक है। तो जम्मू JNK के अंदर मुख्य रूप से उसका नाम है पार्वती घाटी JNK। तो JNK में भी भूतापीय ऊर्जा के सोर्स है अपने यहां पे। देखो भारत में अगला प्रश्न भी दे दिया मैंने, भूतापीय ऊर्जा का उत्पन्न कहां कहां होता है, तो हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण और लद्दाख की पुंगा घाटी, सॉरी, तो कौन सी घाटी है, पुंगा घाटी। तो लद्दाख की पुंगा घाटी, और ये ठीक कर लेना थोड़ा सा, ये क्षेत्र कहां है, JNK अलग हो गए ना, तो इसको अपन वैसे ठीक ही करते हैं, लद्दाख के अंदर पुंगा घाटी, ठीक है, ये लद्दाख के अंदर कर लेना, ठीक हो जाएगा, आराम से याद रख लेना, पुंगा घाटी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण क्षेत्र, पार्वती घाटी मणिकर्ण वाला, ठीक है। आगे देखो, चार्जर यार तेरे भी क्या दिक्कत हो गई, आज तो बहुत परेशान किया रिमोट ने भी साथियों है, इसमें भी ठंड घुसी है क्या। अगला देखो, फिर अगला 73वां प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा विश्व में प्रथम प्रयोग कहां किया गया, तो 1890 के अंदर बॉयजे शहर इडाहो USA संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, बॉयजे नामक स्थान पर शहर इडाहो था, उसमें USA के अंदर मुख्य रूप से इसका सबसे पहले सफल प्रयोग किया गया। और फिर आता है जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जैव ऊर्जा का मतलब जैव उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है, जैसे कृषि अवशेष, नगर पालिका और औद्योगिक का जो अपशिष्ट है उससे सड़ा गला करके उससे जो गैस बनती है उससे भी ऊर्जा प्राप्त
कर ली जाती है। ऐसी परियोजना दिल्ली के अंदर ओखला नामक संस्थान पर है। मुख्य रूप से जैव ऊर्जा जो है बायोगैस, ठीक है, बायोगैस ऊर्जा जो है वो संचालित है, ठीक है ना। कहां पे? ओखला दिल्ली के अंदर। फिर है सतत पोषणीय विकास क्या है, तो ये मैंने बता भी दिया था आपको कि सतत पोषणीय विकास का अभिप्राय है कि खनिजों का मितव्ययी उपयोग करना और भावी पीढ़ी के संरक्षण के लिए भी संरक्षण करना। यानी संसाधन सतत पोषणीय विकास का मतलब ऐसे विकास से है जिसके तहत अपन संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ी की आवश्यकता की ध्यान में रखते हुए करें, ताकि हम अपना विकास तो कर लें, साथ साथ में भावी पीढ़ी को भी नुकसान नहीं हो। इस प्रकार से अपन संसाधनों का उपयोग करें। अगला प्रश्न अंतिम है कि खनिज संरक्षण किसे कहते हैं, तो खनिजों का सही ढंग से उपयोग करना, भावी पीढ़ी की उपलब्धता को ध्यान में रखना, प्रतिस्थापन यानी जो वस्तु खनिज समाप्त हो रहे हैं उनके स्थान पर किसी दूसरे खनिज का उपयोग करना, छाजन यानी स्क्रैप जो है उसको यूटिलाइज करना, कहें तो उसको रिसाइकल करना, है ना, उन धातुओं का पुनः उपयोग करना। और इन सभी विधियों को अपना करके खनिज का उपयोग करेंगे तो यही खनिज संरक्षण कहलाएगा, ठीक है। और ये वर्तमान समय में इनका संरक्षण अति आवश्यक भी है, समझ गए। इसके साथ ही ये आपका जो लेसन है खनिज व ऊर्जा संसाधन टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स टू ज्वाइन सर्वाक क्लासेज। सर्वाक क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी साथी जिन्होंने सर्वाक क्लासेज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर ये संपूर्ण सिलेबस जो कक्षा 12 का है ना, एनसीईआरटी आधारित अपना जो संपूर्ण सिलेबस है, एग्जाम जो 2026 के अंदर होगा उस एग्जाम के लिए संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध है। तो आप यहां से सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं और अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगली कालांश में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यही कहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। धन्यवाद।